थोड़ा कल कहाँ तक पहुंचे थे हम? और आरबीआई कार्य पढ़ लिए थे क्या हमने सारे? साख नियंत्रण समझ में आया क्या भैया? समझ में आया? तो आरबीआई के कार्यों में किसी का कोई डाउट? ये प्रचार कार्य नहीं है, ये प्रमोशनल फंक्शन है, प्रमोशन करना या प्रमोट करना। तो इससे आप विकासवादी कार्य कर सकते हैं, विकास कार्य कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने नाबार्ड को बनाया ताकि कृषि को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। एक्सिम बैंक बनाया, एक्सिम मतलब EXIM, EX एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी कि निर्यात आयात बैंक। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना पहले इस चैप्टर में एक्सिम, सिडबी, इडबी, IDBI, इन सब की डिटेल दी हुई थी और करीबन 8 से 9 पेज का काम था ये, जो आपको याद करना पड़ता। बट थैंक्स टू ICAI सिर्फ नाबार्ड ही रखा बस, और बाकी सारे क्या कर दिए साहब? पढ़ो, जो सबसे पहला मॉड्यूल था ना अपना, उसमें सबकी डिटेल थी, IDBI, एक्सिम बैंक, सिडबी, और बच्चा पढ़ पढ़ के परेशान बेचारा। अब ये चीज़ें क्या हो गई आसान, RBI पढ़ा, इसके बाद सेबी, CCI, IRDI और नाबार्ड खत्म। जैसे कि आज काफ़ी कुछ समाप्त हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो आइए बेटा, डेटा का संग्रह और प्रकाशन भी RBI का बेटा। तो डेटा कलेक्ट करना, अब डेटा मतलब देश के जो मुद्रा है उससे संबंधित। क्या आप लोगों ने 11th या 12th में कभी इको पढ़ी थी क्या? उसमें मुद्रा की पूर्ति में M1, M2, M3, M4, यानी कि मुद्रा की पूर्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और जिन्होंने 11th 12th में नहीं पढ़ी है वो इंटर में पढ़ लेंगे बेटा। इन सबके जो आंकड़े हैं ना बेटा, यानी देश में कुल मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, इसके सारे आंकड़े इकट्ठे करना और प्रकाशन कराना, ये किसका काम है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा नीति, तो देश में मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, पुनर्मुद्रीकरण, ये सब किसके काम है बेटा? RBI के। नोट छापना, बंद करना, नई मुद्रा छापना, और साख नीति मैंने कल आपको पढ़ाई थी बेटा, याद है क्या? लेकिन यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट आधार बिंदु नोट कर लेना बेटा इसको। जब भी RBI ब्याज की दरों में परिवर्तन करता है ना, तो वो परिवर्तन प्रतिशत में नहीं होता बेटा, बेसिस पॉइंट में होता है बेटा। और 1% ब्याज दर बराबर होती है 1 बेसिस पॉइंट के। जैसे कि RBI ने मान लो कि ब्याज की दर 8% है और 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिए, तो बेटा 25 का मतलब हो गया 1 जो % है
वो 100 बेसिस पॉइंट के बराबर है, तो 25 बेसिस पॉइंट हो गए 0.25, तो 8 में से 0.25 गए तो 7 पॉइंट। इसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, क्या आता है बेटा इसका? तो समझने के लिए यहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप समझ पाएंगे बेटा। देखिए समझिए, वर्तमान बैंक दर कितनी है? आरबीआई ने कितने 25 कितने पॉइंट कम किए बेटा? तो नई दर क्या हो गई बेटा? क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25, क्योंकि 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट। क्लियर है क्या बेटा? अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा। इसका न्यूमेरिकल आता ही आता है भैया। चले बेटा आगे। इसके बाद रेपो दर मैंने कल आपको समझाई दी थी, याद है क्या? रेपो दर, रेपो दर वह दर जिस पर बैंक किससे उधार लेते हैं उसे कहते हैं रेपो दर। कौन सी दर? और विपरीत रेपो दर जब बैंक अपने अधिशेष धनराशि किसके पास जमा कराते हैं बेटा, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? विपरीत रेपो दर या बेटा रिवर्स रेपो रेट कम हो गया हमेशा इससे, क्योंकि ये आरबीआई की ऋण देने की रेट है और वो लेने की, तो लेने की हमेशा कम होती है बेटा, देने की हमेशा ज़्यादा होती है बेटा। आज बैंक में जमा कराने जाओगे ना तो ब्याज कम देंगे, लेकिन लोन मांगने जाओगे तो ब्याज का लगाएंगे ज़्यादा। तो बेटा आरबीआई से तो सीखा इन लोगों ने, आरबीआई कौन सा कम है। इसके बाद सीधा पहुंचिए बेटा सेबी पर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेबी में से बनते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन, ऐसे कि क्लास में पढ़ लिया ना काम खत्म। तो पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1988 को किसकी स्थापना की गई थी? कब की गई थी? और सेबी अधिनियम कब पास हुआ और लागू कब से हुआ? 30 जनवरी 1900। तो पहली बात तो सेबी की स्थापना, अधिनियम लागू कब से हुआ? तो बेटा यहां पर क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाई सेबी से पहले भी तो ये काम कोई करता ही होगा। ऐसा नहीं कि 1992 से पहले हम पूंजी को नियंत्रित नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं था ना बेटा। तब था सीसीआई। कौन था बेटा? सी मतलब, सी का मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। कंट्रोलर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम? सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल, जिसको प्रतिस्थापित किया किसने? सेबी ने। पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम, यानी जो प्राधिकरण है वो है पूंजी निर्गमन नियंत्रक, यानी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेबी ने किसको प्रतिस्थापित किया था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। अगला क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय कहां पर है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहां पर है भैया? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय भी है इसके। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। दिल्ली। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है बेटा कि सेबी का उत्तरी कार्यालय कहां पर है?
तो उत्तरी कार्यालय है दिल्ली में, पूर्वी कहाँ है, दक्षिणी कहाँ है, पश्चिमी कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप। ये नहीं पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है। सीधा पूछेगा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, पश्चिमी कहाँ है, उत्तरी कहाँ है। अरे उत्तरी और दक्षिणी, सेबी का बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसके ऊपर। एक अध्यक्ष होता है, कौन होता है, एक, जिसकी नियुक्ति कौन करेगी, और वह व्यक्ति प्रतिभूति बाजार, कानून, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, प्रशासन सभी में योग्य होगा बेटा। उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के वित्त और प्रशासन संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों में से 2 सदस्य। तो केंद्र सरकार से कितने लोग आ गए बेटा, जिसको मनोनीत कौन करेगा, केंद्र सरकार। ये वो लोग हैं जो किसके बारे में जानते हैं, कंपनी एक्ट 2013। एक सदस्य आएगा आरबीआई से, कहां से आएगा भैया, और 5 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से कम 3 सदस्य क्या होंगे बेटा, पूर्णकालिक, परमानेंट। 2 बदलते रहेंगे लेकिन 3 क्या रहेंगे बेटा, परमानेंट। इसमें से एक क्वेश्चन बना एग्जाम में, पढ़ लीजिए एक बार इसको, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं वाला। बोर्ड, इसका बोर्ड पढ़ लो फटाफट से। पढ़ लिया, तो बताओ सेबी का पश्चिमी कार्यालय कहाँ है, पक्का। बताओ, चलो 2-2 करके पढ़ा देंगे, बताओ। सही है क्या, क्या करते हैं इसमें, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। बच्चा पूरा बोर्ड पढ़ के चला गया, उसको याद था कि साहब एक चेयरमैन होगा, 2 वो केंद्र सरकार वाले हो गए, एक आरबीआई से हो गया और 5 अन्य हो गए, सारे पॉइंट सही हैं। लेकिन वो ये भूल गया कि पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, और एग्जाम में कितने दिए उसने, 4। तो कई बार कर देता है 4 और कई बार कर देता है 2। तो याद रखना बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा चुका है बेटा एक बार पहले वो, और बच्चा पूरा याद करके गया, लेकिन उसको ये याद नहीं रहा कि पूर्णकालिक कितने होते हैं बेटा। तो कुल सदस्य कितने बेटा, और पूर्णकालिक कितने बेटा, याद रहेगा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ आयुषी और नमन, बिल्कुल बेटा, डी ऑप्शन होगा इसका।
पर सेबी के क्वेश्चंस तो अभी चल रहे हैं। सेबी में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा। आइए सेबी के अगले क्वेश्चन में चले बेटा। नहीं, यहां से नहीं बनेगा, यहां से बनेगा क्वेश्चन बेटा। ये तो खाली पढ़ लो। सेबी 3 लोगों के लिए काम करता है। कितने लोगों के लिए? पहले वो जिन्होंने प्रतिभूतियों की जारी इशू किया, शेयर्स बेचने वाली कंपनीज। दूसरा वो शेयर खरीदने वाले लोग, शेयर ब्रोकर, शेयर। इन तीनों के हितों के लिए काम करता है कौन? सेबी के 3 काम है बेटा, अर्धविधायी, अर्धन्यायिक, अर्ध कार्यकारी। इसमें ये नियम बनाता है, यहां पर जांच और प्रवर्तन का कार्य करता है, और यहां पे निर्णय लेता है, आदेश पारित करता है बेटा। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है बेटा, जिनमें 3 ऑप्शन तो ये होता है, चौथा कोई भी डाल देता है, जैसे कि अर्ध सरकारी। 3 ऑप्शन ये, चौथा डाल दिया। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से अर्ध, 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 याद रहेगा बेटा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मैंने कहा ना क्वेश्चंस की भरमार है बेटा यहाँ पे। ये इसको बहुत शक्तिशाली बनाता है, लेकिन जवाबदारी तो तय करनी पड़ेगी। तो आप सेबी के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सेबी के खिलाफ प्रथम अपील कहां की जा सकती है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल। 3 सदस्यों का प्राधिकरण है बेटा। तो यहां पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण आपके पास है, जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। 3 लोगों की कमेटी है, जवाब आपको दे देगी बेटा। और इस फैसले से जो इन्होंने दिया, अगर आप उसे संतुष्ट ना हो तो दूसरी अपील सीधा वहां पर, जिससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है, सिवाय एक केस में। अगर किसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति जो हैं बेटा, वो सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय नहीं बदल सकते, सिर्फ एक ही निर्णय बदलने का अधिकार है, और वो तब जब किसी आदमी को क्या दी गई हो, और राष्ट्रपति को ये लगे कि भैया ये जो बंदा है इनोसेंट है, पर झूठे गवाहों की वजह से इसको फांसी लग रही है, तो उनको सजा कम कर सकते हैं। वो लोग जो राष्ट्रपति हैं वो सजा कम कर सकते हैं, जैसे फांसी को उम्र कैद बदल सकते हैं, और या फिर चाहे तो उस आदमी को बिल्कुल फ्री करके घर भी भेज सकते हैं, आजाद कर दो इसको। तो ये पावर किसके पास है? हालांकि राष्ट्रपति को भी जवाब देना पड़ सकता है संसद में, अगर संसद को ये लगे कि ये जो निर्णय लिया गया वो गलत है। आपको याद है कसाब, जब मुंबई में हमले हुए थे ना, तो उसमें से एक आतंकवादी जितना पकड़ा गया था बेटा, याद है कि 9/11, उसमें से एक था कसाब। कसाब को पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा, और संसद में ना संसद में नहीं बेटा, संसद में कसाब ने हमला नहीं किया था। कसाब तो आया था मुंबई में, उसके बाकी सारे साथी मारे गए थे, खाली वही जिंदा पकड़ा गया था बेटा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी। तो उसने अपनी जो याचना है वो राष्ट्रपति को भेजी थी कि मेरी फांसी से माफ कर दो, उम्र कैद दे दो। राष्ट्रपति बोले नहीं, आपकी सजा माफी योग्य नहीं है, आपकी सजा माफ नहीं की जा सकती बेटा। ये जो निर्भया कांड वाले थे दिल्ली वाले, उन्होंने भेजी थी क्षमा याचना राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी को हमारी फांसी माफ कर दी जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी बार तो याचना लिया, करीबन ले बताना,
इनको तो कल की वजह आज ही लटका दो, समय इतना मंगवा रहे। अरे आप अपना जुर्म देखो, कितना बड़ा जुर्म किया आपने। और ऐसे लोगों को तो फांसी का वेट ही नहीं करना चाहिए, ऑन द स्पॉट गोली मारो और काम खत्म। जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे ना, तब तक बेटा कुछ नहीं हो सकता इस देश का। लाइक सऊदी अरब, वहां अगर आपका गुनाह साबित हो गया ना, तो फिर वो वेट नहीं करते वो, और वो फांसी ऐसे ऐसे नहीं जेल में बंद करके नहीं, खुले में चौराहे पर। अब इंडिया में तो फांसी लगाने की भी रूल है। रूल ये है कि आदमी तड़पना नहीं चाहिए, फांसी लगाते ही गर्दन की हड्डी टूटे और आदमी खत्म। इस तरीके से उसका नोट बनाया जाता है उसका। और इंडिया में रूल ये भी है कि एक आदमी को एक ही बार फांसी लगाई जा सकती है। अरे बेटा फांसी लगाई, रस्सी टूट गई, उसके बाद दोबारा फांसी लगा सकते हो उस आदमी को? इंडियन कानून कहता है ये बात। हाँ छूट गया, घर अपने घर जाएगा उसके पास सीधा वो। उसके बाद जेल भी नहीं होती उसको, ना 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 ना। और पूरी जिंदगी में दोबारा उसको फांसी पे लटकाया जाएगा कभी भी, क्योंकि इंडियन कानून कहता है कि फांसी की सजा सिर्फ एक बार मिलेगी भाई साहब। वन टाइम हो चुका है इंडिया में, फांसी लगाई गई थी, उसकी रस्सी टूट गई थी, बच गया था, उसको माफ। तो बेटा ये तो भगवान ने माफ कर दिया जिसको, बेटा अरे इसको भगवान ने माफ कर दिया, उसको इंसान तो क्या फांसी लगाएगा बेटा। तो यहां पे इतने रूल है फांसी लगाने के भी। तड़पना नहीं चाहिए, विद इन 5 सेकंड मर जाना चाहिए। और वहां पे क्या करता है, क्रेन से रस्सी बांध के लटका देते हैं आदमी को, फिर खींचते हैं उसके ऊपर, फिर आदमी फड़फड़ाता है, पब्लिक खड़ी होती है वहां पे, फिर जब उसकी सांस रुक लगती है तो नीचे उतार देते हैं, फिर सांस लेता है वो, फिर पब्लिक बोलती है वंस मोर ले, फिर ऊपर गया फड़फड़ा रहा है वो, फिर नीचे उतार दिया उसको। तो ऐसे मरता हुआ देखने के बाद आपको लगता है कि कोई दूसरा आदमी हिम्मत कर पाएगा? तो भाई साहब जितना सख्त कानून होगा ना, उतनी व्यवस्था सुचारू चलेगी भाई साहब। और सख्त कानून के मामले में पूरे वर्ल्ड में सऊदी अरब नंबर 1 है भाई साहब। जैसे छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी सजा है वहां पे। हाँ चोरी करने पे हाथ काट देते हैं वो लोग, और हाथ काटने के लिए कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाते, चौराहे पे खड़ा करके सीधे ले। अब आदमी फड़फड़ा रहा है वहां पे, लोग चला रहे वंस मोर, तो काट तो दिया तो हो गया वंस मोर, गया थोड़े से और काटो। अब ऐसा होने के बाद आपको लगता है कि कोई आदमी चोरी करने की बाद, और इंडिया में क्या, इंडिया में चोरी क्राइम नहीं है, इट डिपेंड्स व्हाट इज द अमाउंट। 100 रुपए की चोरी चल रही है, 100 रुपए की चोरी होती है, भैया सामने से 1000 रुपए चुराया, 1000 रुपए के मैंने जा रहे यार, 1 करोड़ चुराया चोरी। अरे चोरी तो चोरी है भाई, 100 रुपए की चोरी भी चोरी है, और 10 रुपए चोरी भी। पर इस की 10 रुपए की चोरी की, तारीख छोड़ना यार, क्या 10 रुपए की चोरी, इससे तो वकील ही लेगा, क्या केस करेंगे, छोड़। तो सऊदी अरब में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है सिस्टम? अगर आप रास्ते पे जा रहे हो सऊदी अरब में और सोने का बिस्किट गिरा पड़ा नीचे, तो आप पहले बात तो उठाओगे ही नहीं, गलती से उठा लिया रास्ते वालों को, भाई किसी का है क्या? नहीं है, फाड़, मेरे भी नहीं है। क्योंकि अगर कैमरे ने देख लिया, कहीं से रिकॉर्डिंग चल रही हो, कई बार वहां के लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं ऐसा, उन्होंने फेंका, किसी ने उठा लिया, तुरंत रिपोर्ट की उसकी, पकड़ाया, हाथ कटवा दिया, एंटरटेनमेंट। बहुत दिन से एंटरटेनमेंट नहीं हुआ यार। तो ध्यान से अगली बार आप लोग जाए तो ध्यान रखिएगा बेटा, वहां कुछ भी पड़ा हो ना भैया, ना ना ना, पहली बात तो उठाना ही नहीं है, और उठाना है तो पुलिस को बताना है भैया ये मिला है भाई, बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं कि वहां पे जाके इंडिया की तरह बाहर गए 2-4 नोट पड़ा उठा के जेब में रख लिया, देख भी ले तो क्या है, उठा लिया, अब तो जिसकी जेब में नोट उसी का जो। तो सुप्रीम कोर्ट का
एक ही निर्णय बदला जा सकता है, इसलिए सेबी वाले केस में ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर सेबी के खिलाफ अगर आपने अपील की है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम है, उससे ऊपर आप दोबारा अपील नहीं कर सकते। इसके अधिकार स्टॉक एक्सचेंज के कानून बनाना, संशोधित करना, खाता बही की जांच करना, मध्यस्थों की खाता बही की जांच करना और कंपनियों को मजबूर करना कि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को लिस्ट करवाएं बेटा। तो सेबी के क्वेश्चन याद हो जाएंगे बेटा। अब इसमें से लिमिटेड क्वेश्चन बनेंगे बेटा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा सब में होती है, जीवों में, पशुओं में, व्यक्तियों में, समूहों में, सब में होती है बेटा प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता होनी चाहिए क्या? प्रतियोगिता का क्या फायदा है बेटा? बेटा प्रतियोगिता से देश का विकास होता है बेटा। क्या होता है प्रतियोगिता से? लेकिन प्रतियोगिता स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए बेटा। प्रतियोगिता होनी चाहिए कैसी? स्वस्थ। स्वस्थ प्रतियोगिता मीन्स चीटिंग नहीं। जैसे इस क्लास के सभी बच्चे मेहनत करके अच्छे नंबर लाए तो ये स्वस्थ प्रतियोगिता है। हाँ, हाथ पांव तोड़ देते बेटा गलत है। एग्जाम ही नहीं दे पाया बच्चा, बच्चा एग्जाम दे जा रहा है, कार्ड उड़ा दिया उसको, ले अब फर्स्ट में आऊंगा। प्रतियोगिता मतलब स्वस्थ। ऐसे नहीं कि आप दूसरे को परेशान करके या नहीं, ऐसे नहीं। प्रतियोगिता करनी है, खुला मौका है, सबको बराबर का मौका दो। अब आ जाओ मैदान में और देखो किस मैदान में कौन नंबर ज्यादा लाता है, फायदा। तो बेटा प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है बेटा। कितनी होती है बेटा? पहली और दूसरी। तो प्रत्यक्ष प्रतियोगिता तब होती है जब दो कंपनियां समान उत्पाद बेचती हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला और पिज्जा हट और खुली प्रतियोगिता बेटा। और अप्रत्यक्ष निकट विकल्प, समान नहीं बेचते हैं लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं बेटा। क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे रेस्टोरेंट का मुकाबला रेस्टोरेंट से तो है ही, लेकिन साथ में सुपरमार्केट के साथ भी है, क्योंकि वहां पे मिलता है रेडी टू ईट मील। रेडी टू ईट मील मतलब खाने के लिए तैयार, जाए फ्रोजन पराठास। फ्रोजन पराठा आते हैं, आप उसको जो फ्रीजर उससे निकालिए, माइक्रोवेव में रखिए और खाओ। ईट एंड सर्व व्यंजन आते हैं बेटा। हाँ, सब्जी में नहीं, सब्जी का जो पैकेट होता है उसको गर्म पानी में डाला। सब्जी के पैकेट आते हैं, आप गर्म पानी में डाल दो और 15 मिनट बाद पैकेट को काट लो। अरे शानदार शाही पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता सब आता है उसमें, जो चाहिए आपको। और देश जैसे तरक्की कर रहा है ना बेटा, तो आने टाइम में बेटा सिर्फ कैप्सूल आएंगे बेटा। हाँ भैया क्या खाना है? इसको रबड़ी खानी है, दियो रबड़ी का कैप्सूल दियो। फील आ गई, रबड़ी खाई, रबड़ी खाई। सब भूख लग रही है, कैप्सूल खा ले, कैप्सूल खाई, भूख, पेट भर गया, ज्यादा भर गया तो आज कल कम पावर का देना यार। 3 रोटी वाला, ये तो 4 रोटी वाला था। तो फ्यूचर यही है बेटा, क्योंकि किसी पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि बैठे खाना बनाए और खाना खाए। आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा जब सब आदमी बिजी होंगे और बैठे हमारे पास क्या होंगे? कैप्सूल। गाजर का हलवा खा रहा है, ला भाई गाजर का हलवा कैप्सूल। खाली फील आएगा, टेस्ट। अब बेटा ये जो है, अरे कप्पा नूडल आते हैं, मैगी आती है, उसमें कप में गर्म पानी डालो और खा लो। तो उसमें वो टेस्ट है क्या जो टेस्ट अपन घर में ढंग से मैगी बनाते हैं? लेकिन कप्पा नूडल है साहब, इंस्टेंट, बिल्कुल तैयार। आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में कुछ नहीं है, कप्पा नूडल निकाला, गर्म पानी लिया, डाला, मिक्स किया और खा लिया। सस्ता, सुंदर। और तो बेटा ये जो दुनिया है बहुत तेजी से बदल रही है। तो रेस्टोरेंट का मुकाबला रेस्टोरेंट से तो है, लेकिन साथ में इन लोगों में से तो है तैयार खाना बेच रहे हैं बेटा ये लोग। बस घर पे लाओ और
अरे मकेन की नहीं आती कि टिक्की और वो सब आती है, फ्रिज में से निकाला तला और खा लो, रेडी टू ईट ही तो है बेटा वो। मकेन के आते हैं ना वो स्माइलीज वगैरह और वो। तो प्रतियोगिता क्यों होनी चाहिए? ताकि आविष्कार को प्रोत्साहित किया जाए, दक्षता बढ़ाएं, सुस्त संस्थाओं को दंडित करें। सुस्त संस्थाएं मतलब यहाँ पर है वो संस्थाएं जो यहाँ पर मुक्त प्रतियोगिता, फेयर कंपटीशन नहीं होने दे रही। तो जो फेयर कंपटीशन नहीं होने दे उसको उड़ा दो बेटा। गुणवत्ता में सुधार होगा, लागत कम आएगी और लोगों को कम कीमत में बढ़िया क्वालिटी का सामान, फायदा ही। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 अंडरलाइन करो बेटा फटाफट। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था भैया? और संशोधन कब हुआ था? याद रहेगा क्या? तो विशेषताओं में वापस वही पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रतिस्पर्धा पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्यप्रणाली को रोकना, इससे बनाया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, व्यापार की स्वतंत्रता को बनाए रखना, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि एमआरटीपी एक्ट था, याद है क्या? और एमआरटीपी एक्ट को किसने रिप्लेस किया था? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने प्रतिस्थापित किसको किया था? एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, याद है क्या? तो क्या था एमआरटीपी एक्ट? बता दो बेटा फटाफट से। और तो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसको राइट आंसर पता है, और आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। एमआरटीपी एक्ट बनाया गया था कि अगर बड़ी कंपनी छोटी को टेक ओवर करना चाहती है, या दो बड़ी फर्में मर्ज होना चाहती हैं, या फिर अपने डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। दैट इज एमआरटीपी एक्ट, याद है क्या? एक को याद था भाई, तो याद रखिए उस एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किसने किया था बेटा? किसने? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से किसकी स्थापना हुई? किसकी? अंडरलाइन कीजिए 14 अक्टूबर 2003, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो सीसीआई का बोर्ड क्या है? कितने लोगों का बोर्ड है भाई? कितने लोगों का? 7। अध्यक्ष कितना होता है इसमें? और अन्य सदस्य कितने होते हैं? क्लियर है क्या? अब आगे फिर वापस वही पॉइंट है जो पर पढ़ चुके हैं बेटा। इसके उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। यहां से नहीं बनेगा क्वेश्चन आपके लिए, सीधा जाइए IRDAI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा नियामक और IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, कब बनाया गया इसको? तो IRDAI अधिनियम 1999 निजी कंपनियों को भारत में बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। पहले बेटा हमारे पास सिर्फ सरकारी LIC और अपना ओरिएंटल इंश्योरेंस
ये जो सरकारी है यही हुआ करते थे बेटा, और प्राइवेट ही होते थे बेटा। लेकिन 1999 के बाद अब निजी कंपनियां भी आ चुकी हैं। लेकिन इंश्योरेंस खरीदने से पहले, वैसे तो इंश्योरेंस आपके मतलब की चीज नहीं है, अभी आप बच्चे हैं आप लेकिन बड़े तो होंगे। और टीवी पे दिखाए जाते हैं बड़े लुभावने विज्ञापन। मात्र 500 रुपये महीना में 1 करोड़ का इंश्योरेंस। एक बच्चा आता है, लोगों को समझाता है, अंकल 500 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, ले लो ना। यानी बच्चा इंश्योरेंस के बारे में जानता है, सामने जो खड़ा है बेवकूफ है। अब कोई बच्चा के मुझे बताए इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं बता दूं उसको। और वो ऐड बिल्कुल सही दिखाता है बेटा वो, क्योंकि ये जो 500 रुपये को देख के इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना, वो बच्चे ही होते हैं, वो बालक बुद्धि। लाइफ में अगर कभी इंश्योरेंस लेना पड़े, और लेना चाहिए, अच्छी बात है, तो ये मत देखना कि प्रीमियम कितना है, आप ये देखना कि कौन सी कंपनी का केस सेटलमेंट रेशो कितना है। जिस कंपनी का केस सेटलमेंट रेशो ज्यादा हो उसकी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। केस सेटलमेंट रेशो का मतलब जब लोग क्लेम करने जाते हैं तो कितने लोगों को पैसा वो देते हैं। और कई जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, इनका केस सेटलमेंट रेशो 40% के आसपास है। यानी 100 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, पैसे मांगने गए तो पैसा कितने को देते हैं, और 60 में कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। जैसे कोई पिक्चर थी वो OMG, ओ माई गॉड, आपकी दुकान तो भगवान ने गिराई है, एक्ट ऑफ गॉड, जाओ भगवान से पैसे मांगो। अरे वो तो पिक्चर है, रियलिटी में जाके केस ठोक के देखो आप, क्योंकि भगवान से पिक्चर में आते हैं बचाने के लिए। रियलिटी में तो बड़ा खेल खत्म और पैसा जमे। भगवान पे केस किया, शाम तक तो लोगों ने कहा तेरे को वही भेज देते हैं हम, आराम से वही लड़ लेना केस अपना आराम से, भगवान के सामने बैठ के, सामने सेम टू सेम। तो ये जो धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी तो ये, आप बताओ उसको कि क्या क्या कवर है और क्या क्या कवर नहीं है, तब तो आप कहते हो सब कुछ कवर है, और बाद में एक्ट ऑफ गॉड आ गया आपका। और ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी धोखाधड़ी करती है, इसमें 40% होने में 10 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि 60% को जो नहीं मिला ना, उसमें से 10 से 20% लोग वो भी हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है। लोग कम होते हैं क्या बेटा? अरे अपनी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है, 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा, बिक रहा है नहीं ऐसे और जला देंगे। पहले मैं उसमें 2 करोड़ का स्टॉक और दिखाऊंगा कि 2 करोड़ का स्टॉक मैंने और मंगाया लेकिन गोडाउन में रखा नहीं, कहीं भी रख दिया XYZ। अब स्टॉक कितने का बेटा? स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक कितने का आ रहा है? 4 करोड़ का। और रात को शॉर्ट सर्किट तो हो ही सकता है, कई बार हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। क्या बेटा यहाँ बैठे शॉर्ट सर्किट हो गया, लो फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जल के स्वाहा स्वाहा। सीधा क्लेम ठोक दिया 4 करोड़ रुपए का। कितना क्लेम ठोक दिया भैया? आप क्लेम आ चुका आपके पास कितने रुपए का बेटा? 4 करोड़ का। माल था 2 करोड़ का, दिखाया 4 करोड़ का, क्लेम किया 4 करोड़ का, और अपना काम बनता। और तो बेटा लोग भी कम नहीं है ना, धोखाधड़ी करने में बेटा। आज भी कार का एक्सीडेंट हो गया, 5,000 का हमने बना था, जाके खंभे में ठोक दी गाड़ी, 50,000 का बिल बढ़ गया। तो 5,000 क्लेम तो मिलता नहीं, लेकिन 50,000 क्लेम मिल गया। ऐसा करते हैं लोग, पता है आपको?
अगर ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी हम बेसमेंट खोदने जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग बनी हुई है, मान लो बेसमेंट नहीं है इसमें, और हम बेसमेंट खोदने जाए तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है। जयपुर में देखा मैंने कई केस, मकान बना हुआ है, बेसमेंट खोद रहे हैं, मकान गिर गया, क्लेम ठोक दिया, क्लेम लेके 3 की जगह 5 मंजिल बना दिया भाई साहब। बेटा वहां से सर्वे करने वाले भी आते हैं, पता है आपको? पूरी टीम आती है सर्वे करने के लिए, लेकिन वो भी इंसान ही तो है। कितने का क्लेम है? 7 करोड़ का। नहीं मिलेगा सर, ये 50 लाख आपके। आपने कम लिखा है इसमें, 9 करोड़ होना चाहिए, इसको 9 करोड़ करो। आपको तो बहुत नुकसान हुआ है आपका, तो 9 करोड़ मिलना चाहिए, इतने अच्छे आदमी हो आप। सो वी आर इंडियंस, और हमारी रेपुटेशन बहुत खतरनाक है बेटा। तो बेटा अब हमने निजी कंपनियों को भी भारत आने की अनुमति दे दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस खरीदे तो प्रीमियम देख के नहीं। 500 रुपये में इंश्योरेंस नहीं चाहिए। ये बताओ कि आपका केस सेटलमेंट रेशो क्या है? 90% से ऊपर हो तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10% तो लोग भी ऐसे होते हैं बेटा, जो धोखाधड़ी करते हैं और फिर उनको पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो जो इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे उनको पता है बेटा कौन सी दुर्घटना हो गई है और कौन सी दुर्घटना जानबूझ के। अब हमने यहां पर 26% एफडीआई की आज्ञा भी दे दी। एफडीआई पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एफडीआई की लिमिट कितनी है, नहीं, क्योंकि वर्तमान में बढ़ा के इसको 49 कर दिया गया है बेटा। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपसे पूछा है कि वर्तमान में एफडीआई की लिमिट कितनी है, तो क्या आंसर बताओगे बेटा? कितने प्रतिशत? 49%। पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, उचित व्यवहार, बीमा उद्योग का तेज विकास इसका कार्य है, आम नागरिक को लाभ मिले, सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, निष्पक्ष व्यवहार, बीमा कंपनी समेत धोखाधड़ी को रोकना, निष्पक्षता, पारदर्शिता। बेटा इसको अपनी जानकारी के लिए पढ़ लें, क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा इसमें से, पर आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए बेटा कि क्या क्या काम करता है IRDAI। जिंदगी में बहुत काम आएगा बेटा, एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी में काम बहुत बढ़िया बेटा। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 14 में इसके कर्तव्य अधिकार कार्यों को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो IRDAI की कौन सी धारा में लिखा गया है भैया? धारा 14 में क्या बताया गया? इसके कर्तव्य अधिकार और कार्य, कर्तव्य अधिकार और क्लियर है क्या बेटा? तो इसके कार्यों से शुरू करेंगे कल। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो मजे करो बेटा।